हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पूरी कर चुके हैं। अब हम जो है आज कैपेसिटर पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे दो लोग हैं, एक मोटा है एक पतला है। मान लीजिए एक 4 चपाती खाता है, एक 8 चपाती खाता है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई 8 चपाती खाने वाले की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह से जो कंडक्टर्स होते हैं उनको अगर हम एक स्फेरिकल शेल से रिप्रेजेंट करें तो चार्ज देने की एक लिमिट होती है, यानी हर कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। एक चीज़ हम जानते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कैपेसिटेंस। कि जैसे जैसे हम चार्ज देते हैं तो आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है किसी भी स्फीयर का, कंडक्टिंग का या शेल का, KQ/R होता है सरफेस का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल या पोटेंशियल इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जब हम इसको खोलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं C। इस C को ही कैपेसिटेंस बोला जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? फैरड, या छोटी यूनिट्स होती हैं इसके एक्चुअली तो माइक्रोफैरड या पिकोफैरड से रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और पिको का मतलब होता है 10⁻12। अब सवाल ये उठता है कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो हम लिखेंगे इफ़ V इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट देन C इक्वल्स टू Q। यानी किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो उस चार्ज के बराबर होती है जिसको देने पर कंडक्टर का पोटेंशियल कितना बढ़ जाता है, 1 वोल्ट। मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। इसके बाद में आता है अपने पास स्फेरिकल कंडक्टर एंड इट्स कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा? जैसे मान लो ये स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस R है, चार्ज Q दिया तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, KQ/R। तो C कितना आएगा, Q/V। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो देखो KQ/R, R ऊपर गया, C कितना आता है, R/K या 4πε0R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बड़ा रेडियस होगा एक कंडक्टर का उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस होती है। C एंड रेडियस ऑफ कंडक्टर, C इज़ प्रोपोर्शनल टू R। कभी कभी पूछा जाता है, ये आपको पता है कैसे आया? क्योंकि K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। हमने इसको लगाया तो 4πε0 ऊपर चला गया। तो ये हो गई कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके, कई बार पूछता है कि भाई अर्थ की कैपेसिटी क्या होगी। एग्जाम्पल देखिए, अर्थ को अगर हमें कंडक्टर माने और इसकी रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या मिलेगी हमें, R मीटर्स में बदलिए 10⁻³ आएगा ओवर K, 9 × 10⁻⁹। तो C कितना आएगा, लगभग 711 माइक्रोफैरड। ये आपको ध्यान रखना है। हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है परंतु उसकी कैपेसिटी कितनी है, लगभग 711 माइक्रोफैरड। अक्सर पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इफ़ इट इज़ एज्यूम लाइक अ स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए इसको, नेक्स्ट जो आता है इसमें वो आती है एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर एंड कॉमन पोटेंशियल।
या एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर। एंड कॉमन पोटेंशियल। मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको मुझे क्यू चार्ज देना है, रेडियस इसकी आर है और कैपेसिटी सी है। तो ये क्यू चार्ज ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ले जाके इसके ऊपर रख दें। चार्जिंग इज़ अ क्वांटाइज प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, इसके क्यू के टुकड़े करेंगे छोटे छोटे, डी क्यू लाइक दैट। तो हम इसको धीरे धीरे क्वांटाइज प्रोसेस में चार्जिंग करेंगे, क्योंकि या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम या इलेक्ट्रॉन्स को इसको देंगे। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर इस पर क्यू चार्ज ऑलरेडी मौजूद है और मैं अगला एलिमेंट डी क्यू देना चाहता हूँ इसको। तो जो ऑलरेडी चार्ज एग्जिस्ट है उसके रिपल्सन के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। वर्क कितना होगा, v डॉट डी क्यू, ये मैं आपको बता चुका हूँ। v कितना होगा, q/c डॉट डी क्यू। अगर पूरा चार्ज मुझे 0 से q तक देना है, v अभी भी बताया मैंने आपको फॉर्मूला, क्योंकि q क्या होता है, cv। तो v कितना आएगा बेटा, q/c। तो ये वर्क कितना हो जाएगा, c तो बाहर आ गया 1/c, ये q डॉट डी क्यू q²/2, लिमिट लगा दी। तो क्या मिला हमें, यही वर्क क्या होगा, इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ c²v²/c, मतलब कितना, हाफ cv², या हाफ cv इंटू v। तो ये q बन गया, cv जो है कितना हो गया, हाफ ऑफ qv। यानी किसी भी कंडक्टर की जो एनर्जी आ गई वो क्या आ गई अल्टीमेटली, अगर इस पर चार्ज q है, हाफ q²/c या हाफ cv² या हाफ ऑफ qv। ये 3 फॉर्मूले हैं, जो दे रखा हो हम उस फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर के लिए भी वही होता है, v पोटेंशियल है, q चार्ज है और c क्या है, इसकी कैपेसिटेंस है। ठीक है बच्चों। अब कॉमन पोटेंशियल क्या है, मान लीजिए हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, a है b है, इसका पोटेंशियल v1, इसका पोटेंशियल v2। यहाँ पर एक स्विच है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2। इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2। अगर हम स्विच को बंद कर दें तो ऐसा हमको बताया गया है कि V1 इज़ मोर देन V2, यानी V1 का पोटेंशियल ज़्यादा है। एक्चुअली पोटेंशियल क्या है, डिग्री ऑफ चार्ज। भाई जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल ज़्यादा जिसका है वहाँ से चार्ज कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। परंतु टोटल चार्ज जो है, मान लीजिए कनेक्शंस के बाद जब स्विच को क्लोज किया तो अब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। चार्जेस दोनों पे Q1 डैश और Q2 डैश। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q1 प्लस Q2 इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। देखो बेटा ये हो गया C1 V1 C2 V2, ये C1 प्लस C2 इंटू VC, क्योंकि Q1 डैश क्या होगा, C1 VC, जो कि अब दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया ना, और Q2 डैश क्या होगा, C2 VC। तो VC कॉमन ले लिया हमने, तो यानी कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाता है दोनों कंडक्टर्स को जोड़ने पर, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमें ध्यान रखना है। पर यहाँ ध्यान रखना एक चीज़, आप कि जो V है पोटेंशियल जो है B टू बी यूज्ड विद साइन। ये जो V1 V2 है, मान लो एक का पोटेंशियल 40, एक का 20, तो दोनों पॉजिटिव है। एक का 40 और एक का -20, तो V2 को कैसे लगाएंगे, -20 करके लिखेंगे बेटा। दूसरा, जब हम इनको कनेक्शन करते हैं तो कुछ पोर्शन क्या हीट के रूप में निकल जाता है, यानी एनर्जी में लॉस होता है। तो लॉस इन एनर्जी क्या होगी, वो फॉर्मूला ध्यान रखना है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये भी आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। लॉस इन एनर्जी इज हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। C1 C2 दोनों की कैपेसिटीज़ हैं और V1 V2 क्या है, उनके इनिशियल पोटेंशियल्स हैं। देखिए इसको एक मिनट,
अब हम कैपेसिटर पर जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्चुअली क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है इसका वो समझिए। अगर मान लीजिए हम एक प्लेट को कोई पॉजिटिव चार्ज दे दें और यहाँ कोई स्विच है, इसको क्लोज कर दें, तो आपको पता है जैसे आप अर्थिंग करते हैं सारा के सारा चार्ज क्या होता है, अंदर वाली सरफेस पर आ जाता है, क्योंकि इस चार्ज को लॉक करने के लिए अर्थ चार्ज सप्लाई करती है। तो यहाँ पे क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है, बाहर वाली पर कितना रहा, 0। तो इन प्लेट्स के बीच में क्या हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फील्ड के अंदर क्या स्टोर रहती है, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। 1 मिनट, ओके। ये प्रिंसिपल है कैपेसिटर का कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट इन विच अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाउंड एंड एनर्जी इज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स। चार्ज स्टोर नहीं होता है कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर होती है, ये ध्यान रखना है। अब रही बात, अगर हम इसकी कैपेसिटी को निकालना चाहें, मान लीजिए ये मान लिया हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स हैं जो इनका एरिया ए मान लीजिए प्लेट एरिया। प्लेट्स की नेमिंग जो है वो आप ऐसा कर दें, स्मॉल ए और स्मॉल बी। दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है हमें, ए, क्योंकि ये प्लस है ये प्लेट माइनस है। तो सी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, क्यू बाई वी। वी क्या होता है बिटवीन द प्लेट्स, ई इंटू डी। देखो बेटा ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन डी। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा दोनों प्लेट्स के बीच का, ई डी। तो सी कितना आएगा बताओ, क्यू बाई ई कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए। क्यू से क्यू को कट कर दीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया। तो कैपेसिटी क्या हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहाँ ए क्या है प्लेट एरिया, एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और डी क्या है गैप बिटवीन द प्लेट्स। ये आपको ध्यान रखना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स पैरेलल होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि प्लेट स्क्वायर शेप की होंगी या रेक्टेंगुलर शेप की होंगी। मेन थिंग इज़ देयर पैरेललिटी, जिससे एक यूनिफॉर्म फील्ड को डेवलप किया जा सके। जैसे तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए सवाल ये आता है कि एक ये सर्कुलर प्लेट, इसकी रेडियस आर और इसकी 2r, इसको हमने प्लस चार्ज दिया तो ऑटोमेटिकली इस पे माइनस आ जाएगा। हमें सी निकालना है, दोनों का गैप डी है। तो फील्ड निकालने के लिए कॉमन एरिया जो है वो काउंट किया जाता है। जैसे इसके सामने का अगर हम प्रोजेक्शन लें छोटी प्लेट का, तो जो आर रेडियस है उसके अंदर ही आपस में दोनों की फील्ड लाई करेगी, जहाँ फील्ड स्टोर होगी। तो सी कितना होगा, ए कॉमन। अगर प्लेट्स अनइक्वल साइज़ की हों तो कॉमन एरिया क्या होगा, जो छोटी वाली का एरिया उसके सामने का बराबर वाला एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। एक एग्जाम्पल जैसे और ले लेते हैं, हमसे ये कहा जाए कि ये दो प्लेट्स हैं, हर साइड इनकी एल है, स्क्वायर शेप्ड है, ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगी भाई, क्योंकि प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। दोनों का गैप जो है वो डी है, तो कैपेसिटी कितनी आएगी, क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए एरिया ऑफ एनी प्लेट, दैट इज़ एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कॉपी करें इसको, देखें।
मिटा दिया जाए बेटा। दो प्लेट्स, बाहर वाली अर्थेड होती है तो सारी फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में लॉक होती है, क्योंकि अर्थिंग करने पर जो प्लस प्लेट है ना उसका पूरा चार्ज अंदर वाली सरफेस की ओर चला जाता है। अब आते हैं कॉम्बिनेशंस। तो जो कैपेसिटर्स हैं हम उनको दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। एक आता है सीरीज़। सीरीज़ की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? अगर कैपेसिटर की अपीयरेंस वन आफ्टर वन हो, यानी एक के बाद एक, जैसे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और बैटरी यहाँ वी लगी हो, तो ध्यान रखना इन सभी पर चार्ज जो होता है वो क्या होता है? सेम। सारे कैपेसिटर्स पर सेम फॉर ऑल, जबकि पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट। तो अगर मान लो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। सिंस Q इज इक्वल टू CV, Q कांस्टेंट है, V क्या हुआ? Q बाई C। अगर Q को कांस्टेंट माना जाए तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो पहले वाले पर जो पोटेंशियल आता है सीरीज़ में वो सेकेंड की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, यानी C2V अपॉन C1 प्लस C2, एंड दूसरे वाले पर जो आएगा वो पहले की कैपेसिटी पर, क्योंकि इन्वर्स में बढ़ता है पोटेंशियल, C1 प्लस C2। ऐसा ये दोनों के पोटेंशियल रिजल्ट्स। एंड C नेट क्या होगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं अगर, तो देखें ध्यान से बेटा, यहाँ देखो टोटल चार्ज जो गया बैटरी से, उसके बजाय हम ये लें नेट पोटेंशियल कितना? V1 प्लस V2। भाई टोटल भी अप्लाई किया, यहाँ V1 गया, यहाँ V2 गया, V कितना होगा? Q बाय C नेट। ये कितना? Q बाय C1। V2 कितना? Q बाय C2। Q सभी में से कॉमन लेके काट दीजिए, तो जब हम लिखेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा? 1 बाय C नेट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो C नेट कितना आएगा बेटा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। ओके, इस पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ये 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफैरड का, और मान लीजिए हमने 24 वोल्ट की बैटरी लगा दी। हमसे पूछा गया कि सी नेट क्या होगा, सब पर चार्ज क्या होंगे और इनके पोटेंशियल्स क्या होंगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? सी नेट। देखो इजी प्रोसेस है निकालने के लिए। सी नेट होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 18/9 यानी 2 माइक्रोफैरड। नेट का मतलब है अगर हम इनको हटाएं और उसकी जगह एक कैपेसिटर लगाना चाहें केवल, तो वो कितना आएगा? 2 माइक्रोफैरड। तो नेट कुछ ऐसा है कि आपके पास 1-1 रुपये के 100 सिक्के हैं या 100 रुपये का एक नोट है। बात क्या है? बराबर है, क्योंकि वो भी 100 रुपये में चलेंगे और नोट भी 100 रुपये में चलेगा बच्चों। अब रही बात चार्ज की कि चार्ज कितना निकला बैटरी से, तो क्यू नेट कितना होगा? सी नेट इंटू वी, यानी 2 इंटू वोल्टेज कितनी है? 24, तो ये 48 माइक्रोकूलम। ये 2 केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, माइक्रो इसके साथ में चल रहा है, अंडरस्टूड है। अगर 48 माइक्रोकूलम चार्ज है हर एक के ऊपर, तो पोटेंशियल्स में कहीं कोई तकलीफ ही नहीं है। V1 कितना होगा? Q बाय C।
इट्स समथिंग लाइक 48/3, 16 वोल्ट। दूसरा हमें निकालना ही नहीं है, पूछिए क्यों? क्योंकि टोटल 24 था, 16 इस पे आया, तो इस पे कितना बचेगा? 8 वोल्ट्स, दैट्स इट, 16 वोल्ट। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, अब जो सेकंड आता है वो होता है कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस में सेकंड है अपना पैरेलल। पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, इनको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी। पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर है ना, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, जब तक कि बीच में कोई कैपेसिटर या रजिस्टर या कोई और चीज़ नहीं आ जाए। तो बैटरी के डिफरेंस का मतलब क्या है कि दोनों बैटरीज़ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V मेंटेन हो रहा है। जनरली नेगेटिव को 0 पे मानते हैं और पॉजिटिव वाली को V पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ बैटरी के अक्रॉस? V। ये एक ही वायर है तो इसका पोटेंशियल भी 0, इसका भी 0, और ये भी एक ही वायर है, ये भी 0 पोटेंशियल पर। ये कॉर्नर V पर, ये भी V पर, और ये भी V पर। दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी। मतलब एक ही वायर के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है जब तक कि रास्ते में रेजिस्टेंस या कैपेसिटर नहीं आता है। तो अब जो डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही डिफरेंस इसके अक्रॉस है। देखो V-0, V-0। सबसे पहली चीज़ क्या हुई? V इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स बट Q इज डिफरेंट। Q क्या होगा? अलग अलग, क्योंकि चार्ज यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इट्स समथिंग लाइक Q1 एंड Q2। तो अब रही बात कि भाई नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालें। तो यहाँ देखिए कि टोटल चार्ज कितना हुआ? Q1 प्लस Q2। बैटरी से मान लीजिए Q रिलीज हो रहा है, Q क्या होगा? C नेट इंटू V। Q1 इज C1V प्लस C2V। V को कॉमन लेके काट देते हैं, तो C नेट क्या बचा पैरेलल में? C1 प्लस C2। तो ये रिजल्ट हो गया कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटी क्या होती है? C1 प्लस C2। एंड एट द सेम टाइम आपको पता है Q इज इक्वल टू CV। V कांस्टेंट है तो Q प्रोपोर्शनल टू C। यानी कौन से वाले में कितना चार्ज जाएगा ये ज़रा समझिए ध्यान से। जो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसमें चार्ज ज़्यादा जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले वाले पर कितना जाएगा? C1Q अपॉन C1 प्लस C2, और Q2 कितना होगा? C2Q अपॉन C1 प्लस C2। क्योंकि चार्ज जो है वो कैपेसिटी के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। पोटेंशियल क्या था सीरीज में? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, इसलिए वहाँ रिवर्स में बटा था। यहाँ पे सीधा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसका कैपेसिटी ज़्यादा है उस पे चार्ज ज़्यादा डिलीवर होगा। देखें इसको, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, नेट कैपेसिटी डायरेक्ट जुड़ जाती हैं, और जिस पे ज़्यादा कैपेसिटी है जिसकी, वो ज़्यादा चार्ज ले जाता है। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इस पर।
मान लीजिए ये 24 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है। इसमें हमें सब चीज़ें निकालनी है कि भाई कैपेसिटी क्या है, बैटरी ने कितना चार्ज दिया, किसने कितना लिया, वो सब निकालेंगे। सबसे पहले चीज़ आप सी नेट निकाल लीजिए, सिंपल सर्किट है ये, 4 और 2 6। दूसरा, टोटल चार्ज कितना गया सिस्टम के अंदर जो बैटरी ने रिलीज़ किया, CV 144 माइक्रोकूलम। तीसरा, कोई कहे भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो 24 वोल्ट होगा ना, अभी बताया। जो बैटरी के अक्रॉस है वही हर एक के अक्रॉस होता है। इस पे भी कितना आएगा, 24 वोल्ट। तो बहुत सिंपल है, ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 कितना होगा, इसका C इंटू इसका भी, यानी 96 माइक्रोकूलम। और Q2 कितना होगा, 24 इंटू 2 48 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन इज ओवर। यहीं पर ये सवाल ख़त्म हुआ। देखिए इसको बड़े आराम से, वोल्टेज तो पता रहती है, C हमें दिए गए हैं क्योंकि पैरेलल है, सीधा C भी लगा देते हैं अपन। सी नेट दोनों को डायरेक्ट जोड़ के निकाल सकते हैं। देखिए ठीक है बच्चों, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन साथ में बताई गई हैं। उसको कैसे किया जाए ये मैं आपको समझाता हूँ। कई बार क्या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आ जाती हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी, हर एक पे चार्ज, हर एक पे पोटेंशियल, ये हमें निकालना है। तो क्या करते हैं हम, पहले ये देखो कि ये जो है नेगेटिव प्लेट कितने पे मानी जाती है, 0 पर। ये कितने पर है, पॉजिटिव वाली 12 वोल्ट, तभी जाके डिफरेंस कितना मिला, 12। ये कॉर्नर कितने वोल्ट पर है, 12 वोल्ट। ये 0 पर, ये भी 0 पर। ये कितने पर आएगा भाई, एक ही वायर है तो ये भी 12 वोल्ट पर है। अब ज़रा बात सोचो, इस सर्किट को देखो, ये 6 और 3 जो है बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, हाँ पैरेलल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चों, तो हम क्या करें, इसको थोड़ा आसान कर लें क्या, या एक काम करिए, ये 9 है, इसको चेंज कर लेते हैं, 9 माइक्रोफैरड ही कर लेते हैं इसको भी। तो ये एक्चुअल में दोनों 9 माइक्रोफैरड के मान सकते हैं अपन, इसे करने में आसानी रहे। 6 और 3 9 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटीज़ ऐड होंगी, ये 9 और 9। पोटेंशियल अवेलेबिलिटी कितनी है अक्रॉस द असेंबली, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट, क्योंकि ये 0 पर है, ये 12 पर। तो दोनों क्या करेंगे, इक्वल कैपेसिटी के हैं, आधा आधा बांटेंगे। तो ये देखो, इस पर कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट, और इस पर भी कितना, 6 वोल्ट। तो सर्किट में चार्ज कितना जाएगा, बोलिए, C इंटू V, 9 6 जा 54 माइक्रोकूलम। तो हमारा आंसर ये हो गया कि भाई 6 वोल्ट इस पर, 6 वोल्ट इस पर, और इस पर भी कितना, 6 वोल्ट। तो इस पे चार्ज कितना हुआ, 36 CV। इस पे कितना हुआ, 18 माइक्रोकूलम। टोटल मिलाकर 54। भाई 36 और 18 कितने होते हैं, 54। और इस पर कितना जाएगा, वही यहाँ मिल के
54 माइक्रोकूलम बन गया। तो क्वेश्चन इज ओवर। कोई कहे सी नेट कितना हुआ सर जी? तो देखो बच्चों, इक्वल कैपेसिटीज़ के अगर n कैपेसिटर सीरीज़ में जोड़े हैं तो नेट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? C/n। जैसे मान लो 10-10 वाले 5 जोड़ दिए तो नेट कितना आएगा? 10/5 2। तो यहाँ अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया अपना 4.5 माइक्रोफैरड। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 के 2 कैपेसिटर सीरीज़ में तो कितना? C/n। क्योंकि देखो बेटा, अगर कहीं पे n कैपेसिटर्स जोड़े हैं ना, ये 1/c कितने बार? n टाइम्स, तो क्या होगा नेट? n/c। तो c नेट कितना आ जाता है? C/n। इसका मतलब ये मानो कोई हमसे कहे भाई 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के 10 कैपेसिटर लगा दिए सीरीज़ में, तो नेट कितना होगा? 100/10 यानी 10 माइक्रोफैरड। कॉपी कर लीजिए इसको। इसके बाद में आता है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मीडियम होते हैं जिनको जब हम कैपेसिटर में रखते हैं या फील्ड में रखते हैं तो नेट फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। मान लीजिए ये हमारे पास कैपेसिटर की एक प्लेट्स हैं, इनके बीच में हमने एक टी थिकनेस की स्लैब रख दी, माइका की या किसी और मटेरियल की, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है। तो जो नेट फील्ड होती है E, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका सीधा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। कैपेसिटेंस जो है वो होती है D - T प्लस T/K, जहाँ पे D क्या है? टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, K क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और T क्या है? स्लैब की थिकनेस है। ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आया कैसे क्या है वो 12th में डिटेल में बताते हैं, परंतु आपको इसको अभी केवल याद रखना है। ठीक है, देखिए इसको। इसके मेनली 3 केस हमारे काम के हैं बेटा, 3 से 4। वो क्या है सुनिए। केस 1, if completely filled, completely filled का मतलब क्या होगा? कैपेसिटर के बीच में हमने पूरे मीडियम में डाइइलेक्ट्रिक भर दिया, तो T = क्या हो जाएगा? D, कांस्टेंट क्या है? K। तो C कितना मिलेगा हमें बताओ? A/0 बाई D - D प्लस T की जगह पे D लगा दो, ये कैंसिल हो गया। क्या मिला? K A/0 बाई D। ये मीडियम में कैपेसिटी कहेंगे इसको। तो अगर हम मीडियम भर दें प्लेट्स के बीच में K डाइइलेक्ट्रिक वाला, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? K टाइम्स हो जाती है। ये पहला रिजल्ट है। केस 2, इफ मेटालिक प्लेट इज प्लेस्ड, यानी कैपेसिटर के बीच में हमने रखा तो है पर वो प्लेट कैसी है? मेटालिक। तो मेटालिक प्लेट के लिए K क्या होता है? इनफाइनाइट। तो उस स्थिति में कैपेसिटी क्या बनेगी? A/0/D - T। यहाँ छोटी जगह में केस 3 लिखता हूँ।
अगर कैपेसिटर की प्लेट्स को जो कि प्लस माइनस होती हैं वायर से कनेक्ट कर दें तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ड्यू टू कंटिन्यूअस शॉर्ट सर्किट। क्योंकि आप जितना भी पॉजिटिव को चार्ज देंगे वो नेगेटिव के साथ डिसअपियर होता जाएगा। तो इस स्थिति में कैपेसिटी क्या हो जाएगी इसकी, इन्फिनिटी। जैसे एक बर्तन है उसमें आपने होल कर दिया, आप उसको पानी भरते जाओ वो निकलता जाएगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी बेटा, इनफाइनाइट होगी। आप इसको कॉपी करें, तीनों केसेस को याद रखना है। ये जनरल फॉर्मूला है जो आपके दिलो दिमाग में, खून में होना चाहिए। देखिए इसको, जनरली इसमें दो तरह के मॉडल्स बनते हैं बेटा। एक तो क्या है कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स ऐसे भरे जाएं, ऊपर वाले में K1 और नीचे वाले में K2, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया की शेयरिंग होती है, आधा आधा, गैप क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे C1 को क्या लिखते हैं इस स्थिति में, K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि ऊपर वाले में जो बनेगी कैपेसिटर वो आधा एरिया काम में आएगा, प्लेट्स का पूरा A था तो यहाँ कितना काम में आ रहा है अभी, A/2। नीचे वाला जो कैपेसिटर बनेगा वो भी A/2 होगा, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D, क्योंकि आधा प्लेट एरिया K1 डाइलेक्ट्रिक के साथ है, आधा प्लेट एरिया K2 के साथ है। फिर आप इनको क्या कर सकते हैं, पैरेलल में, वो कैसा लेंगे आप, C1 प्लस C2। ओके बच्चों, और कभी कभी आप क्या कर सकते हैं, सीरीज़ में भी आपको दिया जा सकता है। तो सीरीज़ का मतलब क्या होगा कि अगर इस तरह से डिवीज़न होता है, मान लीजिए ये K1 है और यहाँ K2 डाइलेक्ट्रिक भर दिया इसमें, तो यहाँ डिस्टेंस डिवाइड हो गई, एरिया जो है वो पूरा के पूरा काम में आया दोनों प्लेट्स का, ठीक है। तो ये C1 लिखेंगे अपन क्या, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, और इसका दूसरा जो कैपेसिटर बन रहा है आधे पोर्शन में वो होगा अपना K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2। अब सी नेट के लिए क्या करना है आप कहेंगे सर, तो दोनों सीरीज़ में हो गए कि नहीं, तो जो C1 C2 आपने निकाले हैं उनका क्या करिए इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एडिशन, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, कॉपी करें। कैपेसिटर में एक चीज़ बहुत अंडरस्टूड है, वो क्या है सुनिए, इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ एनर्जी। थोड़े छोटे लेटर निकल रहे हैं बेटा आज, एक चाय और पीनी पड़ेगी। मान लो यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है इसको। तो अब एक बात बताओ, बैटरी क्या देती है, चार्ज। बैटरी ने मान लीजिए Q चार्ज दिया, भाई बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, जैसे ये 0, ये प्लेट V पर, तो
बैटरी क्या कर रही है, इस चार्ज को बी डिफरेंस के अगेंस्ट रोटेट करा रही है। तो पहली चीज़ वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, क्यूबी। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या होती है, हाफ क्यूबी। बताया था आपको अभी कंडक्टर की एनर्जी 3 फॉर्मूले, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ सी बी स्क्वायर एंड हाफ ऑफ क्यू बी। तो कि बैटरी ने इतना काम किया, एनर्जी इतनी स्टोर हुई, यानी चेंज इन एनर्जी। तो हीट कितनी निकली, यानी बाकी की एनर्जी कहाँ गई, वो गई हीट में। तो हीट क्या होगी, टोटल वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर। तो ये क्यू बी माइनस हाफ क्यू बी, तो ये भी कितनी निकलती है, हाफ क्यू बी। दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ हीट। तो यहाँ से हम एक थ्योरम बनाते हैं। और वो थ्योरम क्या है, सुनो ध्यान से। वो थ्योरम ये है कि वर्क डन बाय द बैटरी, बी फॉर बैटरी, इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस हीट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन इतना छोटा सा अगर आता है अपने पास प्यारा सा कि भाई ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हमने जोड़ दिया, तो ये बताओ वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, दैट इज़ क्यू बी। इज दिस और नॉट राइट। तो अब क्यू क्या होगा, सी वी इंटू वी। सी कितना है अपने पास में 4, 10 इंटू 10, ये आ गया 400 माइक्रो जूल या 0.4 मिली जूल। अगर आपसे अब कोई कहे कि एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी कैपेसिटर के अंदर, तो अब इसे कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा इसका आधा 0.2 मिली जूल। कोई पूछे भैया हीट कितनी निकली इसके अंदर, तो हीट भी वही होगी जो एनर्जी में चेंज आया, क्योंकि टोटल वर्क डन क्या होता है, आधा आधा जाता है, आधा स्टोर हो जाता है और आधा पोर्शन हीट में निकल जाता है। कोई सवाल आए, मान लो कि एक बैटरी जो है वो 50 मिली जूल वर्क कर रही है किसी कैपेसिटर के साथ, जब कनेक्ट की हमने, तो कितनी हीट निकली होगी, 25 हीट निकलेगी और 25 क्या होगा, कैपेसिटर में स्टोर होगी। इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ एनर्जी। कॉपी करें इसको। अब हम लेते हैं बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर भी क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है बच्चों। इसमें 2 स्फीयर होते हैं कॉन्सेंट्रिक, एक को हम चार्ज देते हैं, बाहर वाले को अर्थेड करते हैं। दोनों के बीच में क्या, एक पोटेंशियल डिफरेंस पाई जाती है। कैसे, देखो इसकी रेडियस मान लो a है, q चार्ज दिया तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस q होगा और बाहर वाले पे 0। बाहर वाले की रेडियस को हमने मान लिया b, क्योंकि बाहर का पोटेंशियल 0 होता है। मैं आपको अर्थिंग ऑफ शेल में समझा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो अब मान लीजिए हमें डिफरेंस चाहिए, इसका पोटेंशियल v1 है और सेकेंड का तो 0 हो गई। सो डेल्टा v कितना आएगा, v1 माइनस v2, बोले तो v1, क्योंकि v2 तो 0 है और v1 कितना है, ड्यू टू द ओन चार्ज kq बाई माइनस ड्यू टू द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर शेल। सो हाउ मच इज दैट, ये आ गया हमारा डेल्टा बी, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालनी है हमें सिस्टम की बच्चों।
तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा वी की वैल्यू लगाइए के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी, क्यू से क्यू गया, ए बी ऊपर आया, के बी माइनस ए नंबर 4, और के हमें पता है क्या होता है 1/4πε0। जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ऊपर चला गया, ये नंबर 5। ये हो गई हमारे पास क्या, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए इसको, ठीक है। अभी एक बच्चे ने आज सवाल पूछा मुझसे, योगेश ने, मैं वो बता देता हूँ आपको। ये कैपेसिटर का बेटा थ्योरेटिकल पार्ट था, कैपेसिटर 1 बोलेंगे इसको। अगले कल के लेक्चर में मैं कैपेसिटर 2 में आपको 10 से 15 मॉडल्स जो हैं कैपेसिटर के, स्विचिंग कैसे करना, स्विच को चेंज कर दिया, एनर्जी कैसे चेंज होगी, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगी डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, या सभी में चार्जेस निकालने हो तो पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी का और नोड मेथड का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये मैं आपको कल की लेक्चर में बताऊँगा। ओके, ये आज केवल थ्योरेटिकल वर्जन था कैपेसिटर का, कल हम इसका न्यूमेरिकल वर्जन देखेंगे। एक सवाल पूछा था मुझसे योगेश ने, वो मैं बता देता हूँ। हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो आपको पता है कि अगर हम इसको नीचे खींचेंगे तो ये वापस ऊपर जाएगी, इसमें टेंशन T और T है, तो पुलिस पर कहाँ लगेगी, नीचे। तो यहाँ पे जो टेंशन है वही एक तरह से रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी। एक बात सोचो, अगर स्प्रिंग X नीचे आती है, देखो ध्यान से भाई, धागा ऐसे लटक रहा है, पर अगर नीचे आ गई पुली तो कितना धागा लूज़ हो जाएगा, X यहाँ से, X यहाँ से, यानी ब्लॉक कितना नीचे आएगा, 2X। क्योंकि अगर स्प्रिंग X नीचे आ गई तो X इधर से लूज़ हुआ, X इधर से, उसको कौन ले जाएगा, ये ब्लॉक। सो हम क्या लिख सकते हैं, Y = 2X। अब देखो ज़रा, ये जो X है, यहाँ पे जो लूजनेस आ रही है, ये कितनी होगी, फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है इस पर, 2T। दोनों तरफ से जो टेंशन है वो स्प्रिंग को खींच रही है अपॉन K। तो T की वैल्यू क्या आ गई, KY/4। ये टेंशन क्या है, बेसिकली इस ब्लॉक के लिए रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ये हो जाएगा T = ma KY/4, यानी एक्सेलरेशन हो गया अपना K/4m.y। y नीचे है और एक्सेलरेशन ऊपर होगा ऑसिलेशन में। ये टर्म क्या हो गई, SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। तो व्हाट इज द ओमेगा स्क्वायर, भाई ए क्या होता है, -ω²x। सो हियर ω² इज K/4m। इट इम्प्लाइज ओमेगा इज √K/4m। ये ओमेगा है बेटा, है ना। अब टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω। तो डिवाइड कर दो, ओमेगा कितना, इतना, डिवाइड करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 4m/K। योगेश, ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है बेटा। स्प्रिंग वाले जितने भी सवाल हैं उनको इस तरह से लगाते हैं कि स्प्रिंग कैसे खींच रही है और उसकी वजह से यहाँ कितना इफेक्ट आ रहा है। फिर जो x की वैल्यू है जिस फोर्स के हिसाब से, उसको पुट कर दो, तो y इन द टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, आज कैपेसिटर का पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो मैंने पढ़ाया, उसको पूरा पढ़ो, एकदम क्लियर करो। कल मैं कुछ क्वेश्चन 10 से 15 आपको बताऊँगा। कैपेसिटर की DPP आज मैं डलवा देता हूँ ऑपरेटर को बोल के, उसको तुम प्रैक्टिस करो, नहीं तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्ते। और कोई तकलीफ़ हो तो तुम मुझे सीधा फ़ोन करो या मुझे मैसेज करो। नीट हो जाए तो भी हम पूरा कर ही लेंगे, ना हो तो भी हम पूरा कर लेंगे, कोई हमें चिंता की बात नहीं है।
थैंक यू राइट।